नमस्कार विद्यार्थियों, अपना पाठ चल रहा था बाह्य आक्रमण एवं आत्मसातीकरण। तो कल हमने जहाँ तक जाना था आज हम उससे आगे जानते हैं। बाह्य आक्रमण में हम पहला आक्रमण पढ़ रहे थे, यूनानी आक्रमण। यूनानी आक्रमण में अब तक हम सिकंदर का अभियान पढ़ चुके हैं। यूनानी आक्रमण में सिकंदर के अभियान को हम बाद में कंप्लीट पढ़ चुके हैं। अब हम यूनानी आक्रमण में दूसरा अभियान मेनांडर का अभियान के बारे में पढ़ेंगे। सिकंदर से संबंधित जानकारियां हमने जान ली है। आज हम यूनानी आक्रमण का जो दूसरा नेतृत्व करता था मेनांडर, उसके बारे में जानेंगे। तो आज हम यूनानी शासक मेनांडर इसके बारे में जानेंगे। मेनांडर भी एक यूनानी शासक ही था। सिकंदर के बाद में भारत पर मेनांडर ने भी अभियान किया। तो अब हम यूनानी शासक मेनांडर के बारे में समझते हैं। मेनांडर से संबंधित जानकारियां बहुत सारे स्रोतों से प्राप्त होती है। तो उसमें सबसे पहले स्ट्रैबो नाम के विद्वान हैं। स्ट्रैबो नाम के विद्वान ने मेनांडर के बारे में ये कहा कि मेनांडर यूनान के राजाओं में सर्वश्रेष्ठ शासक था। उसने मेनांडर को एक विजेता और विद्वान शासक बताया। इसके अलावा मेनांडर की जानकारी के अन्य स्रोतों में प्रमुख ग्रंथ है मिलिंद पहो। मिलिंद पहो एक बहुत ही प्रचलित ग्रंथ है, जिससे हमें यूनानी शासक मेनांडर के बारे में बहुत सारी जानकारी मिलती है। मिलिंद पहो में मेनांडर के बारे में कहा गया कि मेनांडर का जन्म कलसी गांव में हुआ। इस मिलिंद पहो ग्रंथ के अनुसार मेनांडर का जन्म कलसी गांव में बताया गया। कलसी गांव मेनांडर की राजधानी थी। साकल मेनांडर की राजधानी साकल थी। इस साकल से मेनांडर का जो जन्म स्थान था कलसी गांव, वो 200 योजन दूर था। 200 योजन दूर। इस साकल से कलसी गांव 200 योजन दूर था। इस कलसी गांव में मेनांडर का जन्म हुआ और बाद में बड़ा होने के बाद मेनांडर ने अपना साम्राज्य काफी हद तक बढ़ा लिया और अपनी राजधानी साकल को बनाया। यह साकल आधुनिक समय में पाकिस्तान देश है। उसमें सियालकोट नाम का स्थान है। सियालकोट आज के समय में पाकिस्तान में जो सियालकोट नाम का स्थान है, यही सियालकोट पुराने समय में साकल के नाम से जाना जाता था और यहीं पर मेनांडर की राजधानी थी। मिलिंद पहो में ही मेनांडर के बारे में ये कहा गया कि मेनांडर एक राजवंश से संबंधित है। लेकिन यदि हम मेनांडर के जीवन को देखें तो हमें पता चलता है, आभास होता है कि मेनांडर प्रारंभिक समय में किसी राजवंश से संबंधित नहीं था। वह एक साधारण व्यक्ति ही था।
लेकिन अपनी कुशलता, अपनी योग्यता और अपनी क्षमता के आधार पर एक साधारण परिवार में जन्मे बालक मेनांडर ने आगे जाकर यूनान क्षेत्र में एक बड़ा साम्राज्य स्थापित किया। तो इस मिलिंद पोहो ग्रंथ से ही हमें ये जानकारी मिलती है कि मेनांडर राजवंश से संबंधित था। केवल इस ग्रंथ में ही मेनांडर को राजवंश से संबंधित बताया गया, बाकी अन्य किसी भी प्रकार के ग्रंथ और सिक्कों में मेनांडर को राजवंश से संबंधित नहीं बताया गया, उसको एक साधारण व्यक्ति ही बताया गया। इसके अलावा मिलिंद पोहो ग्रंथ से तीसरी जानकारी हमें ये मिलती है कि मेनांडर बौद्ध धर्म का अनुयायी था। बौद्ध धर्म का अनुयायी। भारत की तरफ अपना शासन क्षेत्र स्थापित करने के बाद में मेनांडर भारतीय धर्म के संपर्क में आया। उस समय भारत में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार ज्यादा था, तो मेनांडर ही भारत के बौद्ध धर्म से काफी प्रभावित हुआ और एक समय में उसने बौद्ध धर्म को ही अपना लिया और वो बौद्ध धर्म का अनुयायी बन गया। ये जानकारी भी हमें मिलिंद पोहो ग्रंथ से ही मिलती है कि यूनानी शासक मेनांडर बौद्ध धर्म का अनुयायी था और वह बौद्ध भिक्षुओं का आश्रयदाता भी था। भारत में या विश्व के अन्य क्षेत्रों में जहाँ पर भी बौद्ध भिक्षु थे, उन बौद्ध भिक्षुओं की सेवा करना, उनकी मदद करना, उनको आश्रय देना, यह मेनांडर के प्रमुख कार्यों में माना जाता था। तो मेनांडर को बौद्ध भिक्षुओं का आश्रयदाता भी बताया गया। बौद्ध भिक्षु का आश्रयदाता। इसी ग्रंथ में मेनांडर को बौद्ध भिक्षुओं का आश्रयदाता भी बताया गया है। तो ये तीन जानकारियां, एक तो मेनांडर के जन्म से संबंधित और उसकी राजधानी से संबंधित, एक उसको राजवंश बताया गया और एक मेनांडर के धर्म से संबंधित और उसके कार्यों से संबंधित। इस प्रकार की तीन बड़ी बड़ी जानकारियां हमें इस मिलिंद पोहो ग्रंथ से मिलती है। इसके अलावा एक प्रमुख ग्रंथ है दिव्यावदान। दिव्यावदान, इस दिव्यावदान ग्रंथ से भी हमें मेनांडर के बारे में काफी कुछ जानने को मिलता है। दिव्यावदान ग्रंथ में ये बताया गया कि एक समय में शुंग वंश का शासक था पुष्यमित्र शुंग। उसने बौद्ध भिक्षुओं पर काफी अत्याचार किए, जिससे बौद्ध भिक्षु का मतलब बौद्ध साधु, बौद्ध धर्म में जो साधु संत होते हैं उनको भिक्षु कहा जाता है। तो बौद्ध धर्म के जो साधु संत थे यानी बौद्ध भिक्षुक, उन बौद्ध भिक्षुकों पर पुष्यमित्र शुंग इसने अत्याचार किए बौद्ध भिक्षुओं के ऊपर। तो यह जानकारी दिव्यावदान में है। इसी ग्रंथ में आगे हमें पता चलता है कि पुष्यमित्र शुंग ने बौद्ध भिक्षुओं पर अत्याचार किए, तो वह बौद्ध भिक्षु आश्रय पाने के लिए सीधे उस समय में मेनांडर के पास ही गए, क्योंकि उस समय में बौद्ध भिक्षुओं का सबसे बड़ा आश्रयदाता और जो मददगार था वो मेनांडर ही था। तो पुष्यमित्र शुंग के अत्याचारों से बचने के लिए बौद्ध भिक्षुक मेनांडर की जो राजधानी थी शाकल, वहां जाकर बस गए थे। वहां जाने के बाद बौद्ध भिक्षु पूरी तरह से सुरक्षित थे, क्योंकि मेनांडर एक शक्तिशाली शासक था। उसके होते हुए उसकी राजधानी में बौद्ध भिक्षुओं को पूर्ण रूप से सुरक्षा थी। इस दिव्यावदान ग्रंथ में ही हमें ये भी जानने को मिलता है कि पुष्यमित्र शुंग ने बौद्ध भिक्षुकों को मारने के लिए बहुत योजनाएं बनाई और एक समय में ये घोषणा तक कर दी
कि जो भी व्यक्ति बौद्ध भिक्षुकों को मारकर उनका सर मेरे पास लेकर आएगा शाकल में से, क्योंकि उस समय में बौद्ध भिक्षुक शाकल में चले गए थे इसके अत्याचारों से बचेंगे। तो पुष्यमित्र शुंग ने घोषणा की कि जो भी व्यक्ति शाकल में जाकर बौद्ध भिक्षुकों को मारेगा उसको दिव्यावदान से मिली जानकारी के अनुसार हमें पता चलता है कि पुष्यमित्र शुंग ने एक समय में घोषणा की कि जो भी व्यक्ति शाकल में जाकर बौद्ध भिक्षुकों का सर काट कर लाएगा उसको मैं 100 दिनार यानी 100 दिनार उपहार स्वरूप दूंगा। तो पुष्यमित्र शुंग बौद्ध भिक्षुकों का एक तरह से बड़ा दुश्मन था। उसी तरफ दूसरी तरफ मिनांडर बौद्ध भिक्षुकों का बड़ा आश्रयदाता था। तो पुष्यमित्र शुंग से बौद्ध भिक्षुकों की रक्षा करने में मिनांडर का योगदान सर्वप्रमुख माना गया है। इसके अलावा यूनानी लेखक, मिनांडर खुद यूनानी शासक था, तो यूनानी लेखकों के अनुसार मिनांडर को सिकंदर से भी महान शासक बताया गया। यूनानी लेखकों ने अपने बहुत सारे पुस्तकों में इस बात का जिक्र किया है कि मिनांडर सिकंदर के बाद में हुआ था। ये मिनांडर सिकंदर से भी महान शासक हुआ था यूनान के लिए। सिकंदर से भी अधिक प्रदेशों को मिनांडर ने जीता था। तो ऐसी जानकारियां यूनानी लेखकों द्वारा लिखित पुस्तकों से हमें मिलती है। तो इसमें कोई शंका नहीं कि मिनांडर एक सर्वप्रमुख, शक्तिशाली और एक विजित योद्धा था। अगर हम कालक्रम की बात करें तो मिनांडर यूनानी शासक था और ये सिकंदर के बाद में हुआ था। सिकंदर का जो शासनकाल था वो लगभग 330 ईसा पूर्व के आसपास का माना जाता है और मिनांडर का जो शासनकाल वो 165 ईसा पूर्व माना जाता है। ये ईसा पूर्व है। ईसा पूर्व के बारे में आप जानते हो कि जैसे जैसे समय आगे बढ़ता है ईसा पूर्व घटते जाते हैं। तो सिकंदर का शासनकाल यूनान में 330 ईसा पूर्व के आसपास का माना गया, जबकि मिनांडर का शासनकाल 165 ईसा पूर्व के बाद का माना गया। तो यूनानी आक्रमणकारियों में सिकंदर के बाद में जो शासक हुआ वो मिनांडर हुआ। सिकंदर ने भारत को जीतने के लिए बड़े अभियान किए थे और मिनांडर ने भी उसी मार्ग पर चलते हुए भारत के क्षेत्रों पर अपना शासन स्थापित किया था। यदि हम मिनांडर के शासन क्षेत्र की बात करें भारत में तो वो इस प्रकार से है। भारत में शासन क्षेत्र मिनांडर का भारत में शासन क्षेत्र कौन कौन से थे? तो काबुल की घाटी, इसके अलावा तक्षशिला, और पंजाब के आसपास का क्षेत्र। इन क्षेत्रों तक मिनांडर ने अपना शासन क्षेत्र स्थापित कर लिया था। तो मिनांडर के शासन क्षेत्र की यदि हम भारत में बात करते हैं तो मिनांडर ने भारत के काबुल घाटी क्षेत्र, पंजाब क्षेत्र, तक्षशिला क्षेत्र, इसके अलावा पेशावर के आसपास के जो क्षेत्र थे वहां तक अपना शासन स्थापित कर लिया था। तो मिनांडर सिकंदर के बाद के शासकों में एक प्रमुख यूनानी शासक थे जिन्होंने भारतीय क्षेत्र की तरफ अपना शासन क्षेत्र बढ़ाया और भारत पर अपनी छाप छोड़ी। तो विभिन्न ग्रंथों और लेखकों के स्मृतियों और उनकी रचनाओं से हमें ये जानकारी मिलती है कि मिनांडर केवल एक महान विजेता ही नहीं
बल्कि एक महान विद्वान और एक महान दार्शनिक भी है। तो मिनांडर की जानकारी के बाद में अब हम जानेंगे भारत पर यूनानी आक्रमण के प्रभाव। तो बाह्य आक्रमणों में यूनानी आक्रमण वाला जो अपना पॉइंट था वो कंप्लीट हुआ। यूनानी आक्रमण में हमने सिकंदर का अभियान और मिनांडर के बारे में जानकारियां ली। अब हम भारत के ऊपर यूनानी आक्रमण से जो प्रभाव पड़े उन प्रभावों पर एक बार नजर डालते हैं। शासकों ने भले ही भारत में रहकर अपना शासन नहीं चलाया हो, लेकिन फिर भी भारत के कुछ क्षेत्रों पर अपना शासन स्थापित जरूर किया। तो यूनानी शासकों और यूनानी संस्कृति का भारत पर व्यापक प्रभाव अवश्य पड़ता है। उसी प्रभाव को अब हम जानते हैं। भारत पर यूनानी आक्रमण के प्रभाव। एक समय में भारत पर यूनानी आक्रमण हुए तो पहला नेतृत्व करता सिकंदर और दूसरा नेतृत्व करता मिनांडर था। तो यूनानी आक्रमणों से भारत पर क्या प्रभाव पड़े उन प्रभावों को हम विभिन्न बिंदुओं द्वारा समझेंगे। तो पहला प्रभाव हम जानेंगे मुद्रा के क्षेत्र पर या सिक्कों पर। यूनानी आक्रमण से भारतीय मुद्रा और सिक्कों पर क्या प्रभाव पड़े वो हम पहले देखते हैं। सिकंदर भारत में व्यास नदी तक बढ़ गया और भारत में अपना शासन भी स्थापित करना चाहता था, लेकिन सैनिकों के मना करने की वजह से वो वापस लौट गया, जिसके चलते वो ज्यादा दिनों तक भारत में नहीं टिक पाया, जिसकी वजह से भारत में कोई स्थायी यूनानी बस्ती तो नहीं बस सकी, लेकिन फिर भी भारत की संस्कृति और भारत की राजनीति पर यूनानी प्रभाव अवश्य ही पड़े हैं। उन्हीं प्रभावों को विभिन्न बिंदुओं द्वारा समझते हैं। तो पहला जो प्रभाव हम पढ़ेंगे वो मुद्रा और सिक्कों के ऊपर जानेंगे। यूनानियों के आने के बाद में भारत के सिक्कों और मुद्रा पर व्यापक प्रभाव पड़े। सबसे ज्यादा प्रभाव और सबसे जो प्रमुख प्रभाव भारत पर पड़ा वो यूनानियों का सिक्कों के ऊपर पड़ा। यूनानियों के आने से पहले भारत में जो चांदी के सिक्के चलते थे वो ज्यादा बेहतर प्रकार के नहीं थे। यूनानी में पहले व्यक्ति थे जिन्होंने सोने के सिक्कों पर राजा का नाम, उसकी उपाधि और तिथि ये अंकित करना शुरू किया था। तो यूनानियों के देखे देखी या यूनानियों के प्रभाव से ही भारतीय सिक्कों पर भी राजा का नाम, उसकी उपाधि और तिथि अंकित की जाने लगी। तो सिक्कों पर यूनानियों का जो सबसे प्रमुख प्रभाव था वो प्रभाव यही है कि शासक सिक्कों के ऊपर शासक का नाम, उसकी उपाधि और तिथि ये अंकित होने लगी। यूनानियों के आने से पहले भारतीय सिक्कों पर तिथि, उपाधि और नाम ऐसा कुछ अंकित नहीं होता था। यूनानियों के आने के बाद से ही भारतीय सिक्कों पर भी नाम, उपाधि और तिथि अंकित होना शुरू हो गया। तो ये सबसे प्रमुख प्रभाव था यूनानी आक्रमण का भारतीय सिक्कों पर। मिनांडरकालीन सिक्के।
मिनांडरकालीन सिक्के, मिनांडर के सिक्के हमें तक्षशिला, दिल्ली, मथुरा आदि क्षेत्रों से प्राप्त हुए हैं। तो उन सिक्कों से भी हमें मिनांडर के बारे में जानकारी मिलती है। तो सिक्कों पर प्रभाव हम जान चुके हैं। दूसरा प्रभाव हम जानेंगे कला एवं मूर्ति कला के ऊपर। यूनानी आक्रमण के फलस्वरूप भारत की कला और मूर्ति कला पर भी व्यापक प्रभाव पड़े। यूनानियों के आने के बाद में भारत का जो उत्तर पश्चिमी क्षेत्र था वहां पर एक नई कला की शुरुआत हुई। यूनानियों और भारतीयों के मिश्रण से भारत के उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र में एक नई कला का उद्भव हुआ। उस कला का नाम था गांधार कला। तो मूर्ति कला में एक नवीन कला की शुरुआत हुई यूनानियों के आने की वजह से। इस नवीन कला का नाम था गांधार कला। गांधार कला भारत के उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र में शुरू हुई थी। गांधार कला मुख्यतः यूनानी और भारतीय कला के मिश्रण से बनी थी। यूनानी कला और भारतीय कला के मिश्रण से नवीन कला की शुरुआत हुई। उस नवीन कला का नाम था गांधार कला। गांधार कला आज भी भारत में व्यापक रूप से प्रचलित है। तो गांधार कला की शुरुआत यूनानियों की वजह से ही भारत में हुई। आज भी भारत की बहुत सारी मूर्तियां गांधार कला के द्वारा बनाई जाती है। तो मूर्ति कला में गांधार कला की शुरुआत यूनानियों की वजह से ही भारत में हुई। इसके अलावा कला में अन्य हम देखें तो खगोल शास्त्र, भवन निर्माण, साहित्य और धर्म, इन क्षेत्रों पर भी यूनानी आक्रमण का भारत पर व्यापक प्रभाव पड़ा। यूनानियों के ज्ञान की वजह से भारत के खगोल शास्त्र में काफी व्यापक प्रभाव पड़े। इसके अलावा भारत की जो भवन निर्माण शैलियाँ थी उन शैलियों पर भी यूनानियों का व्यापक प्रभाव देखने को मिलता है। भारत के धर्म और भारत के साहित्य पर भी यूनानी आक्रमण के व्यापक प्रभाव पड़े हैं। और उन सब प्रभावों से भारत में इन सब क्षेत्रों में नई उन्नति हुई है। अन्य प्रभावों में हम जानते हैं मुद्रा और सिक्कों पर प्रभाव हमने जान लिया। कला और मूर्ति कला पर क्या प्रभाव पड़े ये भी हमने जान लिया। अन्य प्रभावों में हम जानेंगे। तीसरा प्रभाव व्यापार वाणिज्य पर प्रभाव। यूनानी आक्रमणों के फलस्वरूप भारत के व्यापार और वाणिज्य पर भी गहरा प्रभाव पड़ा। यूनानी आक्रमण की वजह से भारत में जलमार्ग और स्थल मार्ग खुल गए, जिससे यूनान क्षेत्र और भारतीय क्षेत्र में व्यापार अधिक होने लगे।
उस समय में भारतीय वस्तुएं मुख्यतः हाथी दांत की वस्तुएं, भारतीय वस्तुओं में हाथी दांत की वस्तुएं, मसाले, सूती वस्त्र, खाने पीने की अन्य सामग्री, इसकी यूनान क्षेत्र में भारी मांग थी। तो यूनान और भारत के बीच व्यापार काफी हद तक बढ़ गया। भारत से मुख्यतः हाथी दांत की वस्तुएं, मसाले, सूती वस्त्र और खाने पीने की अन्य सामग्री यूनान भेजी जाती थी। और यूनान से भी भारत में बहुत सारी वस्तुएं आती थी, जिनमें मुख्यतः यूनानी वस्तुओं में मुख्यतः विलासिता की वस्तुएं, विलासिता का मतलब होता है आनंद। तो आनंद प्रमोद की जो वस्तुएं होती हैं उनको विलासिता की वस्तुएं कहते हैं। तो विलासिता की वस्तुएं यूनान से भारत आती थी। इसके अलावा श्रृंगार, प्रसाधन की सामग्री, ये वस्तुएं भी यूनान से भारत में आती थी। इसके अलावा अंजीर, मीठी शराब आदि प्रकार की वस्तुएं यूनान से भारत में आती थी। तो यूनानी आक्रमण की वजह से यूनान और भारत के बीच में व्यापार वाणिज्य काफी हद तक बढ़ा। यूनानी क्षेत्र में भारत से ये वस्तुएं जाती थी और भारतीय क्षेत्र में यूनान की तरफ से ये वस्तुएं आती थी। अन्य प्रभाव में हम अगला प्रभाव जानेंगे, सांस्कृतिक प्रभाव एवं विलयीकरण। यूनानी आक्रमण के फलस्वरूप चौथे प्रभावों में हम सांस्कृतिक प्रभाव एवं विलीनीकरण की प्रक्रिया को समझेंगे। यूनानी व्यक्ति जब भारत में आए और अपना शासन क्षेत्र स्थापित किया तो उनमें सबसे पहले जो पहला नेतृत्व करता था वो सिकंदर है और दूसरा मिनांडर को माना जाता है। सिकंदर और मिनांडर दोनों ने ही भारत के कुछ क्षेत्रों पर अपना शासन स्थापित कर लिया था, लेकिन ये दोनों ज्यादा समय तक भारत में नहीं रहे और वापस अपने क्षेत्र की तरफ लौट गए। लेकिन इनके साथ जो सैनिक आए थे या जो साधारण व्यक्ति, व्यापारी और धार्मिक प्रचारक आए थे, वो इनके साथ वापस नहीं लौटे, वो भारत में ही बस गए। तो यूनानी आक्रमण के समय यूनान की तरफ से जो साधारण व्यक्ति भारत की तरफ आए और भारत में ही बस गए, वही व्यक्ति आगे जाकर हिंद यवन या भारतीय यूनानी के नाम से जाने जाते हैं, जिनको इंडो ग्रीक भी बोला जाता है। तो शुरू में तो वो सब यूनानी संस्कृति के साथ भारत में आए, लेकिन अपने शासक के जाने के बाद और थोड़ा समय व्यतीत होने के बाद वो जब भारत में ही रहने लगे तो धीरे धीरे वो भारत की संस्कृति और भारत के रहन सहन को अपनाने लगे। उनकी जो यूनानी संस्कृति थी वो धीरे धीरे छूटती गई और वह व्यक्ति भारतीय संस्कृति में घुल मिलने लग गए। उनका भारतीय संस्कृति में विलीनीकरण होने लगा। सांस्कृतिक प्रभाव में हम ये
जो यूनानी व्यक्ति भारत में आकर बसे, धीरे धीरे वह भारतीय धर्म को और भारत के धार्मिक आदर्शों को अपनाते गए और भारतीय धर्मों के अनुयायी होते गए। इसके अलावा भारतीय रहन सहन और भारतीय अन्य जो सांस्कृतिक परिविधियां थी उनको भी वो अपना लिए। तो निष्कर्ष रूप में हम यही कह सकते हैं चौथे प्रभाव में कि जो भारतीय यूनानी आक्रमण के समय भारत में आए और बाद में बस गए, उनका धीरे धीरे समय के साथ भारतीय संस्कृति में विलीनीकरण होता गया। भारतीय संस्कृति में वो आत्मसात होते गए, उनका आत्मसातीकरण हो गया। आत्मसातीकरण का मतलब होता है विलीनीकरण, यानी कोई भी बाहरी व्यक्ति बाहर से आकर भारत में रहा और धीरे धीरे वो भारत की संस्कृति में घुल मिल गया। यही घटना आत्मसातीकरण कहलाती है। तो जो यूनानी व्यक्ति भारत में आए थे वो भी थोड़े समय के बाद धीरे धीरे भारतीय संस्कृति में घुल मिलते गए और पूर्ण रूप से उनका भारतीय संस्कृति में आत्मसातीकरण हो गया। तो ये अपना बाह्य आक्रमणों में पहला आक्रमण यूनानी आक्रमण हमने कंप्लीट जाना है। अब हम भारत पर हुआ दूसरा विदेशी आक्रमण जानेंगे। यूनानी आक्रमण के बाद में भारत के ऊपर जो दूसरा विदेशी आक्रमण हुआ वो था शकों का आक्रमण। तो यूनानी आक्रमण के बाद में हम दूसरा बाह्य आक्रमण जानेंगे। बाह्य आक्रमण में पहला बाह्य आक्रमण यूनानी आक्रमण, ये हमने कंप्लीट जान लिया है। अब हम दूसरा यूनानी आक्रमण जानेंगे और दूसरा बाह्य आक्रमण जानेंगे। यूनानी आक्रमण अपना कंप्लीट हो गया, दूसरा बाह्य आक्रमण हम जानेंगे। तो यूनानी आक्रमण के बाद में भारत पर जो दूसरा बाह्य आक्रमण हुआ वह था शकों का आक्रमण। शकों को सीथियन भी बोला जाता है, सीथियन। शकों को सीथियन भी बोला जाता है। तो यूनानी आक्रमण के बाद में अब हम शक या सीथियनों का आक्रमण पढ़ेंगे। शक भारत में आने वाले दूसरे नंबर के विदेशी थे जिन्होंने यूनानियों के बाद में भारत पर आक्रमण किया था। शकों का मूल स्थान दूसरे नंबर पर भारत में प्रवेश करने वाली जो विदेशी जाति थी वो शक थे। शकों का मूल स्थान मुख्यतः मध्य एशिया था। मूल स्थान, शकों का मूल स्थान मध्य एशिया था। मध्य एशिया, शक भारत में मध्य एशिया की तरफ से आए थे। मध्य एशिया में स्थान है सीथिया। सीथिया स्थान, यहाँ पर ये शक जाति रहती थी। तो मध्य एशिया के सीथिया नामक स्थान पर ये शक जाति रहती थी, इसीलिए इनको सीथियन भी बोला गया है। सीथिया के पास में पश्चिमी चीन की एक शक्तिशाली जाति थी जिसका नाम था यूची जाति। यूची जाति एक शक्तिशाली जाति थी। तो उस यूची जाति ने अपने पास रहने वाली शक जाति को उसके क्षेत्र से भगा दिया। तो यूची जाति द्वारा भगा दिए जाने के बाद में शक अपनी किस्मत आजमाने के लिए भारत की तरफ आए और फिर वो भारत में अपना शासन स्थापित करने
की इच्छा से भारत की तरफ बढ़े तो शक मध्य एशिया से भारत की तरफ उत्तर की तरफ से प्रवेश करके आए। यहाँ पर बोलन दर्रा है। कश्मीर के पास में बोलन दर्रा को पार करके शक भारत में प्रवेश करके आगे आए और आगे आने के बाद में ये जो क्षेत्र था सिंधु घाटी क्षेत्र, सिंधु घाटी क्षेत्र बोलन दर्रे को पार करके शक भारत में प्रवेश करके आए और सिंधु घाटी क्षेत्र, ये सिंधु घाटी क्षेत्र में आकर बस गए। प्रारंभिक समय में ये थोड़े से क्षेत्र पर ही बसे, लेकिन बाद में धीरे धीरे जब इनकी संख्या बढ़ी और इनकी शक्ति बढ़ी तो इन्होंने आसपास के क्षेत्रों पर अपना अधिकार स्थापित करना शुरू कर दिया। शकों का प्रारंभिक इतिहास हमें थोड़ा पूर्ण रूप से पता नहीं है, लेकिन फिर भी बहुत सारे ग्रंथों और बहुत सारी पुस्तकों से भारतीय इतिहासकारों ने ये पता लगाया है कि शक शुरू में सिंधु घाटी क्षेत्र में आकर बसे और बाद में जब उनकी शक्ति का विस्तार हुआ तो वो भारत के अन्य क्षेत्रों की तरफ फैलते गए। तो सिंधु घाटी क्षेत्र में बसने के बाद में आगे शकों की भारत में 5 शाखाएं बनी। शकों की भारत में 5 शाखाएं स्थापित हुई। 5 शाखाओं में शकों की जो पहली शाखा थी उस पहली शाखा ने अफगानिस्तान क्षेत्र की तरफ अपना शासन क्षेत्र स्थापित किया। यानी शक भारत में आए, सिंधु घाटी क्षेत्र में बस गए। बाद में जब उनकी संख्या और शक्ति बढ़ी तो धीरे धीरे उन्होंने भारत के क्षेत्रों पर अधिकार करना स्थापित किया। तो जब शकों की शक्ति बढ़ रही थी उस टाइम पर शकों की शुरू में 5 शाखाएं बनी थी। 5 शाखाओं में से एक शाखा ने अफगानिस्तान की तरफ, एक शाखा ने पंजाब की तरफ, एक शाखा ने पश्चिमी भारत की तरफ, एक शाखा ने दक्कन की तरफ और एक शाखा ने मथुरा की तरफ अपना शासन क्षेत्र स्थापित किया था। तो शकों की प्रारंभ में जो 5 शाखाएं बनी थी उनमें से एक शाखा तो अफगानिस्तान की तरफ गई और वहां पर अपना शासन क्षेत्र स्थापित किया। यानी शकों की पहली शाखा ने यहाँ पर अपना शासन स्थापित किया। अफगानिस्तान की तरफ जो शाखा गई उसकी राजधानी थी कपिसा। शकों की पहली शाखा ने अफगानिस्तान की तरफ अपना शासन क्षेत्र स्थापित किया और पहली शाखा ने अपनी राजधानी बनाई कपिसा। दूसरी शाखा ने अपना शासन पंजाब क्षेत्र की तरफ स्थापित किया और उन्होंने अपनी राजधानी बनाया तक्षशिला को। यानी दूसरी शाखा ने यहाँ पर अपना शासन क्षेत्र स्थापित किया और तक्षशिला को अपनी राजधानी बनाया। दूसरी शाखा ने तक्षशिला को अपनी राजधानी बनाया और पंजाब के आसपास के क्षेत्र को अपना शासन क्षेत्र स्थापित किया। तीसरी शाखा ने मथुरा की तरफ अपना शासन स्थापित किया यहाँ पर। चौथी शाखा ने पश्चिमी भारत पर अपना राज्य स्थापित किया। यानी चौथी शाखा ने राजस्थान गुजरात की तरफ अपना शासन क्षेत्र स्थापित किया इस क्षेत्र की तरफ और अपनी राजधानी बनाया उज्जैन को।
शकों की जो चौथी शाखा थी, उस चौथी शाखा ने उत्तरी पश्चिमी भारत की तरफ यानी गुजरात और राजस्थान का जो क्षेत्र है उस क्षेत्र की तरफ अपना शासन स्थापित किया था। और चौथी शाखा ने अपनी राजधानी उज्जैन को बनाया। और शकों की जो पांचवी शाखा थी, वो पांचवी शाखा उत्तरी दक्कन की तरफ अपना राज्य स्थापित करती है और अपनी राजधानी नासिक को बनाया है। पांचवी शाखा ने उत्तरी दक्कन में अपना शासन क्षेत्र स्थापित किया और राजधानी नासिक को बनाया। तो इस प्रकार से जब शक भारत में आए और बाद में जब उनकी शक्ति बढ़ी तो उनकी शुरू में 5 शाखाएं बनी। 5 शाखाओं में एक शाखा अफगानिस्तान की तरफ गई और यहाँ पर अपना शासन स्थापित किया, राजधानी कपिशा को बनाया। दूसरी शाखा पंजाब की तरफ आकर बस गई और उसने यहाँ पर तक्षशिला को अपनी राजधानी बना लिया। तीसरी शाखा मथुरा की तरफ आकर बस गई। चौथी शाखा पश्चिमी भारत की तरफ आकर बस गई और उज्जैन को अपनी राजधानी बनाया। और शकों की जो आखिरी और 5वीं शाखा थी वो उत्तरी दक्कन यानी कि आधुनिक समय में जो महाराष्ट्र के आसपास का जो क्षेत्र है उसे उत्तरी दक्कन बोला जाता है। यहाँ पर 5वीं शाखा आई और नासिक को अपनी राजधानी बनाया। तो इस प्रकार से 5 शाखाओं ने भारत के 5 अलग अलग क्षेत्रों पर अपना शासन क्षेत्र स्थापित कर लिया और धीरे धीरे भारत के अनेक राज्यों पर अपने साम्राज्य को बढ़ा लिया। इन 5 शाखाओं में शकों की 2 शाखाएं ज्यादा महत्वपूर्ण बताई गई है इतिहास में। उन 2 शाखाओं में एक तो उज्जैन वाली शाखा और एक ये नासिक वाली शाखा यानी पश्चिमी भारत वाली शाखा और उत्तरी दक्कन वाली जो शाखा है ये ज्यादा महत्वपूर्ण बताई गई। इन 5 शाखाओं में से समय के साथ ये तीनों शाखाएं आगे जाकर समाप्त हो गई, लेकिन ये 2 शाखाएं लंबे समय तक भी भारत में रही और ज्यादा महत्वपूर्ण मानी गई।